हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार फिर से आरपीएससी व्यूज़ चैनल पर स्वागत है। और मैं एक बार फिर से आपके लिए जो लेकर आ रहा हूँ आरपीएससी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए। और ज़्यादा मोस्टली जो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी वो सेकंड ग्रेड टीचर के लिए होगी, जो आने वाली जो नेक्स्ट माह में है। तो उसमें हम में ये देखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक्स जो क्लास जो आ रही है, अर्थशास्त्र की जो क्लास है, और इससे पहले भी हम कई वीडियो बना चुके हैं। तो आप इस सेशन को पढ़ने से पहले आप पहले जो वीडियो जो क्रिएट जा की जा चुकी हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उनको भी एक बार देख लीजिएगा। तो जो भी नया बच्चा इस चैनल के ऊपर जो आ रहा है तो वो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा सेशन कैसा रहा है। तो हम इस क्लास में जो शुरू करने वाले हैं वो ध्यान रखिएगा, वो हमारा जो टॉपिक रहेगा जो वो रहेगा मांग की मूल अवधारणा लोच। यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड है और इलास्टिसिटी है वो देखेंगे कि हम मांग क्या होती है, ठीक है। और फिर मांग की जो लोच जो होती है वो क्या होती है, उसका अर्थ हम समझेंगे, है ना। और उसके नियम वगैरह जो है वो सब जो भी हैं वो हम सभी उसमें देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो मांग की जो मूल अवधारणा है वो हम इसमें सबसे पहले इसमें समझेंगे। ध्यान रखना इसमें अर्थ क्या होता है इसका, मांग मांग क्या होती है या इसका मांग का अर्थ क्या होता है। दूसरा हम इसके देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे, मांग के कितने प्रकार होते हैं, है ना। साथ में हम देखेंगे मांग के तत्व कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से होते हैं इसमें। और फिर अंत में अगर हम देखेंगे तो मांग की जो है लोच को देखेंगे कि मांग की लोच क्या होती है, लोच क्या है, और लोच के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी लोच होती है। ये चीज़ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, धैर्य के साथ देखिएगा, निडर होकर देखिएगा कि इकोनॉमिक्स इतनी इजी भी हो सकती है क्या। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, आप शब्दों के अर्थ को ज़्यादा अधिक समझने की कोशिश कीजिएगा रटने के बजाय। आप अगर अर्थशास्त्र को रटोगे तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा जितना एक इसको अंडरस्टैंडिंग करने से आपको बेहतर नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि मांग क्या है, मांग क्या है, डिमांड क्या है भाई, डिमांड क्या है, ठीक है। तो डिमांड किसे कहते हैं इसकी परिभाषा को जानेंगे हम। तो क्या कहा जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया था कि किसी भी कीमत पर, है ना, किसी दी हुई कीमत पर, या आप बोल सकते हो कि किसी भी कीमत के ऊपर, ठीक है ना, एक निश्चित समय पर, उसका एक क्या होता है निश्चित समय भी होता है, उसके ऊपर ध्यान रखना, फिर उसको उपभोक्ता खरीदने को तैयार रहता है। तो वो क्या आता है, इसका मतलब क्या है, उस चीज़ की मांग है, यानी कि कीमत भी उसको पता है और निश्चित जो समय है उस पर, उस समय के ऊपर उसको वो वस्तु चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु की मांग है और वो खरीदेगा, ठीक है। निश्चित समय या निश्चित कीमत पर वस्तु की खरीदी गई जो मात्रा जो होती है, क्वांटिटी जो कितनी बार खरीदी गई है, वही क्या कहलाती है, मांग कहलाती है, ठीक है। तो आप समझ में पा रहे होगे इस चीज़ को कि किसी दी हुई कीमत पर, कोई भी हो सकती कीमत, ज़रूरी नहीं होता कि कम कीमत ही हो तो तो ही खरीदें। कुछ दौर ऐसा आता है कि हमारी मजबूरी हो जाती है उस वस्तु को खरीदनी, चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती हो। वो दौर जो होता है वो निश्चित समय होता है हमारा उस समय। जैसे ब्याह शादियों का जो दौर होता है उस टाइम में जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, उसकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और उस टाइम पर उस वस्तु को खरीदना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, अगर सर्दियाँ जैसी आई तो जो सर्दी के जो कपड़े हैं, जूते हैं वगैरह, इनकी कीमत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सर्दी से बचने के लिए इन चीज़ों की क्या हो जाती है, डिमांड हो जाती है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो,
लेकिन उस निश्चित समय के लिए निश्चित समय पर उसको खरीदना आवश्यक है, और फिर भी उपभोक्ता उसको खरीदेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब किसी दी हुई कीमत पर, ठीक है ना, किसी दी हुई कीमत पर एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, निश्चित समय में, ठीक है ना, समय में जो खरीदी जाएगी, वस्तु खरीदी जाएगी कि मात्रा में, कितनी मात्रा में खरीदी जाएगी, ठीक है ना, निश्चित समय में खरीदी गई वस्तु की मात्रा मांग कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, या हम इसको कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि निश्चित समय व निश्चित कीमत पर वस्तु की खरीदी की मात्रा, निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीदी गई वस्तु की मात्रा ही क्या है, मांग है, यानी कि डिमांड है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो भी मांग जो होती है, जब मांग में दो चीजें देखी जाती है, एक तो वस्तु की कीमत देखी जाती है और एक निश्चित समय देखा जाता है। ठीक है, और फिर इन दोनों की अगर ऐसे दोनों अगर हमें ये तत्व मिल जाते हैं तो ध्यान रखना वो क्या होती है, मात्रा देखी जाती है कि भाई इतनी मात्रा में खरीदा गया है, तो उस मात्रा के हिसाब से फिर देखा जाता है कि हाँ डिमांड है या क्या है, यानी कि कम कम खरीदी गई है तो इसका मतलब ये होगा कि मांग कम है, यानी कि डिमांड कम है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं इसमें, तो मांग में निम्न तत्वों का समावेश होता है, क्या कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं अब मांग में, ये देखते हैं। मांग में निम्न तत्वों का समावेश होता है। कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं कि भाई जो हम उसको मांग कह सकते हैं। मांग, ध्यान रखना, मांग जो है एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है, हमारी इच्छा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो पहला जो होता है वो ध्यान रखना, वो क्या होता है, मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। ठीक है, अब ये जो प्रभावपूर्ण जो इच्छा है ये क्या होती है भाई, प्रभावपूर्ण इच्छा है वो क्या चीज होती है, अगर हम इसकी बात करें तो आखिर ये क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, क्या, एक तो क्या होना चाहिए, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, है ना, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आपको कैसे खरीदा जा सकता है, आपकी उस चीज को खरीद सकते हो, या मेरी इच्छा नहीं है तो कोई आके कहेगा ये इस चीज खरीद, क्या मैं उसको खरीद पाऊंगा, कभी नहीं खरीद पाऊंगा। ये मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, और ये इच्छा कैसी होती है, बहुत प्रभावशाली होती है, तभी मैं उसको खरीद पाऊंगा। तो इसलिए ध्यान रखना, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जो होती है उसको शामिल करेंगे। दूसरा इसके साथ क्या होना चाहिए, अब मेरी इच्छा है तो इच्छा को पूर्ण करने के लिए
इच्छा को पूर्ण करने के लिए साधन भी होने चाहिए। भाई मेरी इच्छा तो पता नहीं क्या है, लेकिन मेरी हैसियत भी होनी चाहिए ना वो चीज़ खरीदने के लिए, तो वो साधन भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, लागत लगाने के लिए लागत भी होनी चाहिए ना मेरे पास। तो जो मेरे पास सोर्स ही नहीं है, साधन ही नहीं है, आखिर किसी भी मेरी कोई भी इच्छा है उस इच्छा को मैं पूरा कर सकूं, तो इसलिए इच्छा होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या होना चाहिए, साधन भी होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, साधन को व्यय करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए, मेरी क्षमता भी होनी चाहिए। आकि मैं उस मेरे मान लीजिए मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और मेरे ज़्यादा पैसे होने के मेरे तत्परता भी होनी चाहिए। तत्परता का मतलब यहाँ पर यह है कि क्षमता भी होनी चाहिए, मैं खरीद उसको खर्च कर सकता नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं मितव्ययिता हूँ, है ना, कंजूस हूँ, नहीं खर्च कर सकता चाहे मेरी कितनी भी इच्छा हो, लेकिन मेरा दिल क्या मांग रहा है कि अरे नहीं पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं नहीं करूँगा। तो जब तक आपकी जो क्षमता नहीं होगी, तत्परता नहीं होगी साधन को खर्च करने की, तब तक आपकी प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं हो सकती है। तो ये देखिएगा, तो साधन जो है, साधन को व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। साधन को व्यय यानी कि खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए, है ना, व्यय करने की तत्परता यानी कि क्षमता भी होनी चाहिए मेरी। क्षमता ही नहीं होगी तो मैं क्या किसी भी साधन को खर्च कर पाऊंगा या व्यय कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है वो ध्यान रखना, उसमें क्या होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, साधन होना चाहिए और तत्परता या क्षमता होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, प्रभावपूर्ण इच्छा बोलेंगे। और अगर प्रभावपूर्ण इच्छा है तो हम उसको किसका तत्व मांगेंगे, कहेंगे मांग का तत्व कहेंगे। यानी कि मांग का एक तत्व क्या है, प्रभावपूर्ण इच्छा है। तो प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है भाई, खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर साधन भी होने चाहिए खरीदने के लिए, और फिर वो साधन तो है लेकिन हैसियत भी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कहते कि भाई कलेजा भी होना चाहिए खर्च करने के लिए, वो चीज़ तत्परता भी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरा तत्व अगर हम इसमें देखेंगे तो दूसरा तत्व निकल के आता है कि जो मांग किसी दी हुई कीमत पर, मांग जो है वो किसी दी हुई कीमत पर मांगी गई मात्रा होती है। ठीक है ना, मांग क्या होती है ध्यान रखना, मांग किसी दी हुई कीमत पर, किसी दी हुई कीमत पर, किसी दी हुई कीमत पर मांगी गई मात्रा है, मांगी गई मात्रा है। ठीक है ना, जो मांग है ये भी एक तत्व है कि किसी दी हुई कीमत पर मांगी गई मात्रा है। अगर कीमत पर दे दी गई है और उस कीमत पे नहीं मांगी गई है तो फिर क्या होगा, वो मांग कहलाएगा क्या, नहीं होगा। ठीक है ना, मांग क्या है, प्रभावपूर्ण इच्छा है मांग। अगर प्रभावपूर्ण इच्छा है तो आप क्या करोगे, चीज को डिमांड करोगे। अगर कीमत दी हुई है, कीमत पर फिर है, फिर भी आपकी प्रभावपूर्ण इच्छा है और उसकी डिमांड कर रहे हो, तो भी वो क्या है, मांग है। मांग समयावधि से संबंधित रहती है, ध्यान रखना, मांग समयावधि से संबंधित है। ठीक है, वो एक समय ऐसा आएगा जिसमें क्या होगी, मांग ज्यादा होगी। ठीक है, जरूरी नहीं तो होगा कि हर समय ही डिमांड हो, ऐसा भी नहीं होता है। तो मांग कब होती है, समय उसका समय आता है जब ही डिमांड होती है किसी भी वस्तु का। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे ये समावेश किया गया है, इसमें ध्यान रखना इसकी। तो एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है कि ऐसा पूछ लिया जाता है, तो नोट में आप इस चीज का ध्यान रखना, किसी वस्तु की मांग जो होती है वो उसकी कीमत के ऊपर आधारित नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कि भाई मांग, कीमत कम होगी तो डिमांड होगी, कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, उससे ही प्रभावित नहीं होती है मांग। मांग अन्य कारणों से भी हो सकती है।
हो सकता है भाई किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई है, आय बढ़ गई है तो वो क्या करेगा, जिस चीज़ों की डिमांड करेगा। ठीक है, हो सकता है कि भाई उसकी आय घट गई है, आय घट गई है तो डिमांड को क्या करेगा, कम कर देगा। यानी कि डिमांड तो हो रही है ना, चाहे कम हो रही हो चाहे वृद्धि हो रही हो। तो ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता की रुचि भी होती है, भाई आय बढ़ गई है पर लेकिन रुचि नहीं है तो नहीं करेगा, तो रुचि भी होनी जरूरी है। तो ये कुछ है जो चीजें होती हैं जो कीमत के अलावा मांग को प्रभावित करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मांग, तो जो किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की मांग कीमत पर ही, सॉरी, कीमत से ही प्रभावित नहीं होती है। किसी वस्तु की मांग कीमत से ही प्रभावित नहीं है, प्रभावित नहीं है। तो किससे हो सकती है भाई, मान लीजिए कीमत को छोड़ दीजिएगा, तो किससे प्रभावित हो सकती है, मांग बढ़ घट सकती है, किस चीज के कारण हो सकती है। एक जो हम जानते थे जो कीमत है वो तो ये बता रहे हो कि सर ये तो हो ही नहीं सकती है, तो क्या हो सकती है, उपभोक्ता की रुचि भी हो सकती है। उपभोक्ता की रुचि के ऊपर भी मांग घट बढ़ सकती है। समझ रहे हो इस चीज को। दूसरा क्या हो सकता है, कोई ऐसा मौसम परिवर्तन हो जाए तो मौसम परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, मौसम परिवर्तन भी वस्तु की डिमांड की में कमी वृद्धि कर सकता है। जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है भाई, हो सकती है नहीं हो सकती है, जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है। और क्या हो सकता है, उपभोक्ता की आय भी हो सकती है, उपभोक्ता की आय से भी क्या होगा, मांग प्रभावित होगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अकेली कीमत ही डिमांड को पैदा नहीं करती है, डिमांड को पैदा करने के अन्य और भी कारण हो सकते हैं। मौसम परिवर्तन हो गया है, अब मैं अब ये कहूँ कि आज छतरी खरीद लीजिएगा, क्यों खरीदोगे भाई सर्दियों में आप छतरी, मैं कहूँ गर्मियों में छतरी खरीद लो, नहीं खरीदोगे। लेकिन जैसे ही मौसम आए, वर्षा ऋतु आएगी तो आप क्या करोगे, छतरियों की डिमांड हो जाएगी। तो मौसम परिवर्तन हुआ, वस्तु की क्या होगी, डिमांड हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, मांग क्रिएट हो गई है यहाँ पे। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखना कि कीमत, अकेली कीमत ही डिमांड को क्रिएट नहीं करती है, कीमत के अलावा और भी अन्य तत्व हैं, अन्य जो फैक्टर हैं जो इनको वो मांग को क्रिएट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मांग, मांग के तत्व कौन कौन से हैं। मांग के तत्व तो 5 तत्व हैं, इसमें ध्यान रखना मांग के तत्वों की बात करें तो। लेकिन एक वो तत्व थे, 3 वो तत्व थे जिसे हम मांग भी कह सकते थे, ठीक है। लेकिन एक ये चीज तत्व वो जो होता है कि ये जो तत्व है वो मांग भी है, ठीक है ना, और मांग को उत्पन्न भी करते हैं। तो ध्यान रखना, वस्तु की जो मांग जो होगी वो मूल रूप से 5 तत्वों के ऊपर डिपेंड होगी। पहला जो होगी इच्छा के ऊपर, दूसरा होगी साधन के ऊपर, साधन का मतलब आप यहां पे मनी ले सकते हो। तीसरा होगी क्षमता, यानी कि तत्परता भी होनी चाहिए। तो असली जो मांग कौन सी होती है, और तीसरा के चौथा क्या होगा हमारा, ध्यान रखना निश्चित समय भी होना चाहिए, और क्या होगा, निश्चित कीमत भी होनी चाहिए। तो यही अगर हमें यही किसी वस्तु किसी समय में ये चीजें, 500 चीजें खूबियां मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु की मांग है, ठीक है ना। ध्यान रखना किसी भी वस्तु को खरीदने की सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, फिर खरीदने की औकात होनी चाहिए, साधन होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, ठीक है।
और फिर बड़ा दिल भी होना चाहिए, उस पैसे को खर्च करने के लिए क्षमता होनी चाहिए, तत्परता, दिल भी होना चाहिए बड़ा, और फिर समय भी होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए, उसकी कीमत भी होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित कीमत भी होनी चाहिए। तो निश्चित कीमत है, मान लीजिए कि 2000 रुपये है, तो 2000 रुपये है तो निश्चित कीमत तो मिल गई हमें। पर लेकिन ये नहीं मिलेगा ना, 2000 रुपये देखते ही क्षमता, तत्परता नहीं होगी, अरे 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे, क्या करोगे, है ना, अरे नहीं इसे सस्ते वाले से ही काम कर लो। तो फिर क्या उस वस्तु की मांग होगी? ऐसे अगर मेरे जैसे ऐसे मिल जाएंगे तो क्या मांग होगी? नहीं हो पाएगी। तो मांग क्रिएट नहीं होगी। मांग क्रिएट कब होगी? जब हमारे पास ये 5 तत्व होंगे। क्या होंगे? ये 5 तत्व हमारे पास होंगे, तब क्या होगी? हम मांग होगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो भी बच्चा इस वीडियो को, नया बच्चा देख रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम मांग के प्रकार। मांग के प्रकार कौन? टाइप्स ऑफ डिमांड। ये प्रकार किसने बताए हैं? तो ध्यान रखना, प्रोफेसर बाबर के अनुसार जो प्रकार हैं वो देखेंगे हम। कौन कौन से होती है प्रकार? नंबर 1 हो सकता है कीमत मांग। कीमत मांग यानी कि जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट डिमांड, यानी कि कीमत के आधार पर जो मांग होती है वस्तु की, उसके आधार पर। इसमें क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत मांग उस वस्तु की मांग मात्रा को बताती है। ठीक है ना? क्या करती है? चाहे वो कितनी भी कीमत हो। ठीक है, और वह उपभोक्ता जो होता है वो उसके लिए उस ही कीमत के ऊपर क्या होता है? खरीदने के लिए तैयार होता है। तो वो क्या होती है? कीमत मांग होती है। ठीक है ना? इसमें मांग को प्रभावित करने वाले अन्य जो कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत मांग। ठीक है ना? कीमत मांग उस वस्तु की मांग मात्राओं की कीमत मांग उस वस्तु की मांग मात्राओं को बताती है। मांग मात्राओं को बताती है। ठीक है ना? क्या बताती है? जो निश्चित समयावधि में विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता खरीदने को तैयार है। ठीक है, जो निश्चित समय में या समयावधि में निश्चित समय होता है। ठीक है, और उसकी कीमत होती है, और उसके एक निश्चित समय में चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो, विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता क्या कर लेगा? उसको खरीद लेगा। ठीक है ना? और बाकी के जो उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनको क्या कर दे? वो क्या होंगे? उसमें स्थिर हो रहेंगे। तो समयावधि में विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता खरीदने को तैयार है। उपभोक्ता खरीदने को तैयार है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? ध्यान रखना। और जो इसमें मांग को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं, ध्यान रखना, मांग को प्रभावित करने वाले अन्य जो कारक हैं वो क्या रहेंगे भाई? स्थिर रहेंगे। ठीक है ना? केवल कीमत ही पर वाला जो कारक है वही मांग को क्रिएट करे, मांग को उत्पन्न करे। चाहे मौसम अलग हो, चाहे आय बढ़ रही हो, चाहे घट रही हो।
ठीक है, कोई वस्तु की अगर कीमत घट जाती है तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो। ठीक है, जैसे कि कॉफी की कीमत कम कर दो, चाहे गर्मी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चाय से कम कर दोगे उसकी कीमत तो क्या होगा, कॉफी को क्या कर लेंगे, ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो वह वहां पर उपभोक्ता देख रहा है, वो क्या देख रहा है, कीमत को देख रहा है। ठीक है ना, तो कीमत के कारण उसकी क्या कीमत कम होने के कारण क्या होगी, मांग बढ़ गई है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कीमत की मांग कहेंगे, यानी कि कॉस्ट डिमांड कहा जाएगा उसे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो यहां पर ध्यान रखना, जो मांग है, जो मांग है यहां पर ध्यान रखना, मांग जो है वो क्या है, कीमत का फलन है, कीमत का फलन है, कीमत का फलन है, यानी कि फलन का मतलब क्या होता है, परिणाम उत्पन्न करना, परिणाम उत्पन्न करना। यानी कि अब जो कीमत है वो कीमत के कारण जो मांग हुई है उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या उत्पन्न हुआ है मात्रा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मांग व कीमत में आपस में ध्यान रखना, मांग व कीमत में, मांग व कीमत में विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। और विपरीत संबंध का मतलब दूसरा, दूसरा मतलब क्या लिया जाएगा यहाँ पे, हो सकता है विपरीत ना दे, तो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। कैसे, अगर हम यहाँ पे देखें कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की क्या हो रही है, ध्यान रखना, एक हो गया डिमांड, एक साइड हो गया प्राइस। ठीक है ना, तो अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें कीमत के ऊपर चल रहे हैं, तो प्राइस बढ़ रहे हैं तो कीमत, डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। अगर प्राइस घट रहे हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, इनका विपरीत संबंध है एक दूसरे के। ये तो नहीं है ना कि कीमत बढ़ रही है तो वस्तु की भी मांग बढ़ रही है, तो वो तो धनात्मक हो जाता, समानुपाती संबंध हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा हो रहा है। क्लियर हो गया। दूसरा देखिएगा इसका दूसरा प्रकार देखिएगा, दूसरा प्रकार देखें तो हम यहाँ पे जो आएगा हमारे पास, आय मांग होगी। क्या होगी, आय मांग, इनकम डिमांड होगी। ठीक है ना, तो जो आय मांग है वो क्या दर्शाती है, तो उपभोक्ता की जो आय है एवं उसके द्वारा जो मांगी गई मात्रा में जो संबंध पाया जाता है वही क्या है, आय मांग है। यानी कि उपभोक्ता की जो आय है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आय बढ़ रही है तो डिमांड हो रही है, आय घट रही है तो डिमांड कम हो रही है, ये आय के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये किसको संबंध को दर्शाता है, तो ध्यान दीजिएगा, आय मांग उपभोक्ता की, उपभोक्ता की आय, वह जैसे आय बढ़ी तो वो क्या करेगा, वस्तुओं की मांग करेगा, तो उनके द्वारा मांगी गई, वह उनके द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा के संबंध को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। और जो ग्राफ ये दर्शाएगा वही क्या होगा, आय मांग होगी। क्या होगी, आय मांग होगी। समझ रहे हो इस चीज को, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, कीमत जो है, कीमत जो है, वस्तु की जो कीमत, वस्तु की जो कीमत होती है, वस्तु की कीमत स्थिर होती है। कीमत क्या होती है भाई, स्थिर होती है।
ठीक है, वस्तु की कीमत क्या होती है, स्थिर होती है, कोई दिक्कत नहीं है, घट रही है या बढ़ रही है उस चीज से मतलब नहीं है। यहाँ पे उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो इसका मतलब उसके पास पैसे ज्यादा आ रहा है, चाहे कीमत बढ़ रही है वो खरीदेगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर क्या लिया गया है, कीमत को स्थिर लिया गया है। ठीक है, अगर कीमत स्थिर है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर कीमत स्थिर है तो यहाँ पर देखिएगा कीमत को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, स्थिर कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना इनकम जो है, इनकम जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो इनकम बढ़ रही है तो ध्यान रखना यहाँ पर मांग पर क्या असर पड़ेगा, मांग पर क्या असर पड़ेगा, डिमांड क्या होगी। तो अगर इनकम बढ़ रही है तो ध्यान रखना मांग क्या होगा, ध्यान रखना बढ़ेगी। इनकम क्या होगी, जैसे आय में वृद्धि हुई है तो मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। इनकम को कम कर दो, डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को। तो ध्यान रखिएगा जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो डिमांड करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे घटती है तो डिमांड कम कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, ये मांग व आय में, मांग व आय में क्या होता है भाई, सीधा संबंध है। क्या है, सीधा व धनात्मक संबंध है, धनात्मक संबंध है। धनात्मक का मतलब क्यों लिया गया है यहाँ पे शब्द, धनात्मक इसलिए लिया गया है क्योंकि जैसे ही आय बढ़ी है तो वस्तुओं की बिक्री ज्यादा होगी, वस्तुओं की जितनी बिक्री ज्यादा होगी तो वस्तुओं की मात्रा गिनी जाएगी, नहीं गिनी जाएगी। तो यानी बिकने की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या ले गए, धनात्मक, सीधा व धनात्मक। हो सकता है भाई समानुपाती भी हो जाए, समानुपाती, समानुपाती यानी कि समान, यानी कि वृद्धि हो रही है तो उधर भी क्या हो रही है, समान रूप से वृद्धि हो रही है। तो इसलिए समानुपाती भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, अब यहां पर जैसे आय बढ़ेगी तो ध्यान रखना दो वस्तुएं निकल के आएंगी आपके पास। जैसे आय बढ़ेगी तो ध्यान रखना आय मांग में फिर क्या देखना शुरू कर दिया जाता है, वस्तुओं का स्वरूप। भाई वो वस्तुएं कैसी हैं, घटिया वस्तुएं हैं या श्रेष्ठ वस्तुएं। तो दो प्रकार की वस्तुएं निकल के आती है यहां पर, ध्यान रखना कौन कौन सी, एक श्रेष्ठ वस्तु, एक कौन सी होती है, श्रेष्ठ वस्तु, और दूसरी कौन सी होती है, घटिया वस्तु। दो, दूसरी कौन सी होती है, घटिया वस्तु। ठीक है, क्लियर हो गया इस चीज का। देखो अब श्रेष्ठ वस्तुएं कौन सी होती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुएं जो होती हैं ना वो ऐसी होती हैं या सेवाएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के ऊपर ही होता है, आय में वृद्धि के साथ ही बढ़ती हैं। ठीक है ना, कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं जिसमें उपभोक्ता की आय बढ़ गई है तो उनकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय वृद्धि पर निर्भर होती हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं इनकम हो गई, इनकम हो गई तो वस्तु की मांग हो जाएगी, वस्तु की क्या हो जाएगी, मांग हो जाएगी। और मांग हो गई तो वो कौन सी वस्तु में चली जाएगी, श्रेष्ठ वस्तु में। यानी कि यहां पर इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ने के साथ ही क्या हो गया, उसकी मांग भी बढ़ गई है। जैसे कोई चीज अगर हम देखें आरामदायक वस्तु कौन सी होती है, जैसे आरामदायक वस्तु, ठीक है ना, आरामदायक वस्तु या विलासितापूर्ण वस्तुएं,
विलासितापूर्ण, विलासितापूर्ण वस्तुएं, तो जैसे ही वो उपभोक्ता की आई वो उसकी डिमांड कर दे। जैसे आप वर्तमान में अगर आप देखोगे रेल के द्वारा यात्रा कर रहे हो सस्ते, जैसे आपकी आय बढ़ गई आप हवाई जहाज में जाकर बैठना शुरू कर दोगे, तो हवाई जहाज उस समय क्या है, श्रेष्ठ वस्तु में शामिल होगी, सर्वश्रेष्ठ सेवा में शामिल हो जाएगी। और जैसे आपकी आय बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, ध्यान रखना, उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी देखिएगा घटिया वस्तु कौन सी होती है, घटिया वस्तु कौन सी होती है, जो निम्न आय वाले जो उपभोक्ता होते हैं जो वो वस्तु खरीदते हैं वो घटिया वस्तु होती है। यानी कि एक तो ये होता है कि निम्न आय वाले, निम्न आय स्तर वाले उपभोक्ता, उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं, खरीदी जाने वाली जो वस्तुएं हैं, ठीक है, एक तो ये भी हो सकती है। क्लियर हो गया इस चीज का, तो ध्यान रखिएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं होती हैं, कौन सी, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, ठीक है ना, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग, जिनकी मांग, जिनकी मांग उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कम हो जाती है, कम होती है। तो क्या हो गया, वो कौन सी वस्तु होंगी, घटिया वस्तु होंगी। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर देखूं, आप अब आपकी ये मान लीजिए हमारी हैसियत है, हमारी औकात है चाय पीने की है, क्या है, चाय पीने की है, लेकिन मेरी आय बढ़ गई, आय बढ़ने के साथ ही मैं क्या करूंगा, कॉफी के ऊपर आ जाऊंगा, कॉफी पीना शुरू कर दूंगा। अब यहाँ पर इसमें से आप ये देखोगे सर चाय भी बढ़िया है, श्रेष्ठ वस्तु है, कॉफी वस्तु है, पर लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे तुलना की जाएगी। चाय को छोड़कर आप कॉफी के ऊपर आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि चाय की अपेक्षा में चाय, कॉफी की अपेक्षा में चाय जो है वो क्या है, घटिया वस्तु लगने लगी है अब आपको, क्योंकि आपकी अब इनकम बढ़ गई है, आप एक बड़े आदमी हो गए अब, इसलिए चाय आपको घटिया वस्तु में, चाय को घटिया वस्तु में शामिल कर दिया है, उसकी श्रेणी में डाल दिया आपको। लेकिन जब आपकी आय नहीं थी तब आपको यही सबसे श्रेष्ठ वस्तु लग रही थी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, घटिया वस्तु कौन सी होती है, जिनकी आय जो होती है उनका लेवल निम्न होता है, ठीक है। तो गिफिन ने भी ये कहा था कि जो निम्न आय वाला जो उपभोक्ता होता है और वो वस्तु खरीदता है वही घटिया वस्तुएं होती हैं, और उन्होंने यही सिद्ध किया था कि ऐसे होती है कि आय बढ़ने पर जो वस्तुएं श्रेष्ठ होती हैं उनको छोड़कर उनसे भी बढ़िया वस्तुओं की तरफ चला जाता है, फिर वो जाती है। अब एक बात तो है कि उपभोक्ताओं की जब आय बढ़ जाएगी तो क्या चाय की डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे, वो किसकी डिमांड करना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी की। अगर कॉफ़ी की डिमांड शुरू कर देंगे तो यहाँ पे चाय की मांग क्या हो गई, यहाँ पे चाय की मांग क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी कि आय बढ़ने के साथ क्या हो गई, उस वस्तु की मांग भी क्या हो गई, कम ही हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इनमें संबंध क्या होगा, ध्यान रखना, इसमें जो संबंध होगा ध्यान रखना विपरीत संबंध होगा, विपरीत संबंध होगा। यानी कि आय जो है, जैसे आय हुई और मांग जो है, ध्यान रखना इसमें आय जो हुई बढ़ोतरी हुई तो इसमें मांग में क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। और आय को कम कर दो इधर, मांग फिर से वापस आय के ऊपर आ जाएंगे, कई तो ऐसे हैं। पर लेकिन कुछ समय के लिए क्या होंगे, वो दिखावा करने के लिए क्या करेंगे, थोड़े से पैसे आए, कॉफ़ी, सेवों की सब्जी, है ना, अरे भाई कढ़ी बनाकर खाते आ रहे हैं तो वही खाते रहिएगा ना,
आय का क्या है, आय तो आती जाती चीज है, कभी बढ़ गई है कभी कमी हो गई है। पर लेकिन अपना जो बेस है उस बेस को तो मत छोड़ो ना, अपना आधार है उस आधार को लेकर चलो। तो कभी भी किसी भी उपभोक्ता को ध्यान रखना, आय बढ़ने के ऊपर अपनी हैसियत को मत बढ़ा लेना, वरना उस हैसियत से वापस नीचे आने में आपको बहुत ज्यादा शर्म महसूस होगी। हो सकता है कि मेरे जैसे मिल जाए, हाँ भाई सेव की सब्जी खाने वाले, आज वही वापस कढ़ी खा रहा है, चावल दाल यही खा रहा है। तो इसलिए आय बढ़ जाती है तो किसी भी उपभोक्ता की तो ध्यान रखना वो उस ज्यादा अपनी विलासितापूर्ण जीवन को और न बढ़ाए, अपने आम जीवन की तरफ ही रखे उसको, ठीक है। तो मांग वक्र क्या होगा इसमें ध्यान रखना, मांग वक्र की अगर हम बात करेंगे तो वो भी क्या होगा ध्यान रखना, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे कि देखिएगा कोई भी उपभोक्ता है यहां पर, अब उसकी आय मान लीजिए ये है कम है, तो वो क्या कर रहा है, उस वस्तु की डिमांड क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे आय बढ़ी, ये मान लीजिए चाय है और ये मान लीजिए 10 रुपए इनकम है, उसकी इनकम हो गई 20 रुपए, तो वो क्या करेगा, 20 रुपए में आएगा तो वो क्या करेगा, चाय की बजाय वो क्या कर लेगा, कॉफी को करेगा। तो यानी कि ये क्या हो रही है, यहां से यह वक्र जो है ये क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। और जो बढ़ गई है तो फिर क्या करेगा, और कॉफी की डिमांड हो जाएगी, चाय की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ध्यान रखना, चाय की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि चाय की मात्रा क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो ये क्या है, केंद्र बिंदु की तरफ चाय की जो क्वांटिटी वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है उसकी मांग कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इसका मतलब डिमांड ऋणात्मक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का भी, ठीक है। अब तीसरी जो प्रकार देखिएगा इसका, तीसरा प्रकार कौन सा है, आड़ी या तिरछी मांग, आड़ी या तिरछी मांग, ठीक है ना। क्रॉस डिमांड क्या होती है, क्रॉस डिमांड, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वर्ड से समझिएगा, क्रॉस डिमांड क्या होती है। कई बार क्या होता है कि हिंदी शब्दों का हमें अच्छे तरीके से मतलब नहीं होता है, तो वहां पर हमें अंग्रेजी के जो वर्ड है वो हमें बेहतर तरीके से समझा पाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इस चीज का। तो ध्यान रखना, किसी वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करता है, ये किसको, किसी वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता एवं निश्चित जो समय जो होता है ना में अन्य बातों में समान रहने पर संबंधित वस्तुओं वस्तुओं के मूल्य में जो परिवर्तन जो होता है, मोर उस मूल्य परिवर्तन पे क्या होता है, वो खरीदने को तैयार रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसमें, किसी वस्तु की, यहां पे देखिएगा, किसी वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करता है, वस्तु की उन मात्राओं को, उन मात्राओं को व्यक्त करता है, ठीक है, या करती है ये मांग, आड़ी या तिरछी क्रॉस मांग, कौन सी मात्राओं को, कौन सी मात्राओं करती है, जो उपभोक्ता एवं निश्चित समय में, जो उपभोक्ता वह निश्चित समय में, निश्चित समय में, ठीक है, यानी कि उपभोक्ता है और जो निश्चित समय है, निश्चित समय, निश्चित समय में, ठीक है ना। अन्य जो बातें जो होती हैं, अन्य बातों के समान रहने पर भी, अन्य अन्य बातों के समान रहने पर भी संबंधित जो वस्तुएं जो होती हैं, अन्य बातों की संबंधित होती हैं, संबंधित जो वस्तुएं जो होती हैं, ध्यान रखना, संबंधित जो वस्तुओं के मूल्यों में जो परिवर्तन होने पर
खरीदने को तैयार है। समान रहने पर, ठीक है ना, समान रहने पर संबंधित जो वस्तुएं जो होती हैं, रिलेटेड जो वस्तुएं होती हैं, संबंधित वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन में, मूल्य परिवर्तन, ठीक है ना। तो जो मूल्य जो परिवर्तन होता है, मूल्य परिवर्तन हो गया है, और उस जो मूल्य परिवर्तन होया उस पर भी वो खरीदने के लिए तैयार है। तो मूल्य परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार रहता है, खरीदने को तैयार है। तो वो कौन सी मांग कहलाएगी? क्रॉस डिमांड मांग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्रॉस। यानी कि देखिएगा यहाँ पे किसी वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करती है, ठीक है ना, जो उपभोक्ता जो होता है, जो कंज्यूमर जो होता है, और जो निश्चित समय में होता है, ठीक है ना, कोई टाइम होता है उसमें। और अन्य जो बातें हैं वो क्या रह रही है? आय बढ़ रही है या घट रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या है? स्थिर है। आय भी स्थिर है, ये मान लीजिएगा, आय भी समान है, ठीक है ना, मौसम भी समान है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, वस्तु में कीमत परिवर्तन हो जाता है और फिर वो क्या करता है? उसको खरीदता है। तो वो क्या कहलाती है? ध्यान रखना, आड़ी या तिरछी मांग कहलाती है। क्या कहलाती है? आड़ी या तिरछी मांग कहलाती है। अब इसमें दो प्रकार की वस्तुएं निकल के आती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अगर क्रॉस डिमांड होगी तो 2 प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलेंगी हमें। तो जो क्रॉस डिमांड होती है, क्रॉस डिमांड में कितने प्रकार की वस्तुएं निकल के आएंगी? 2 प्रकार की निकल के आएंगी। 2 प्रकार की। एक कौन सी आएगी? प्रतिस्थापन वस्तु, ठीक है, वस्तुएं, यानी कि जिसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती हैं। दूसरा कौन सी आती है? पूरक वस्तुएं। कौन सी होती हैं? पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, जिसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं। कौन सी? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं जो होती हैं या पूरक वस्तुएं बोलते हैं। अब ये देखिएगा ये कौन कौन सी होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं, वो देखिएगा। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाए, ठीक है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर क्या हो जाए? प्रतिस्थापित योग्य हो। जैसे चाय कॉफी, है ना, चावल गेहूं। यानी कि जरूरी नहीं कि एक वस्तु अगर की मांग ज्यादा हो गई है और वो मार्केट में नहीं मिल रही है तो जरूरी नहीं कि उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो कोई ऐसी वस्तु तो होगी ना जो उसका स्थान ले ले, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर, एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित योग्य हैं, प्रतिस्थापित योग्य हों। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं चाय कॉफी, भाई जैसे कॉफी के दाम बढ़ गए, कोई कॉफी पीने वाला है और दाम बढ़ गए, तो वो कॉफी के बिना तो ये नहीं होगा कि भाई कॉफी के बिना वो नहीं होगा। अगर कॉफी की दाम बढ़ गए तो खरीद नहीं सकता है, तो अब क्या करे? क्या करे भाई? चाय ले लो, चाय भी कॉफी के समान ही है, वही कार्य ये करेगी। भाई कॉफी थोड़ा ज्यादा कार्य कर देती है, ठीक है। नशा दोनों में होता है, एडिक्ट होता है दोनों में, नशा करती हैं, सुन करती हैं, हमारी नसों को सुन कर देती है, पता नहीं चलता, फिर कहते हैं कि हम क्या हो गया भाई, अरे बोले आराम मिल गया है। भाई जो आपको पेन जो हो रहा है वो पेन में क्या नसों को सुना कर देती है, तो वो पेन आपको महसूस नहीं हो पाता है,
क्योंकि इनमें नशा होता है। तो गेहूं चावल जो है वो एक दूसरे के स्थान ले सकते हैं या नहीं ले सकते? गुड़ शक्कर, भाई चाय बनानी है, गुड़ की चाय बनानी है, गुड़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, शक्कर बन ले लो, शक्कर से भी चाय बन जाएगी। तो इसलिए गुड़ और शक्कर, तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे का स्थान ले लें, वो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या प्रभाव होगा, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहां पर अगर आप देखोगे तो ध्यान रखना, कॉफी की अगर कॉफी का मूल्य, ध्यान रखना कॉफी का मूल्य अगर कम हो गया तो ध्यान रखना कम, तो ध्यान रखना चाय की मांग कम हो जाएगी, चाय की मांग कम हो जाएगी। यानी कि अब चाय का स्थान किसने लिया? जो चाय पीने वाला है, कॉफी की डिमांड कम, कीमत कम हो गई है, तो चाय के स्थान पे कौन ले लिया भाई? कॉफी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, चाहे कॉफी ले ले चाहे चाय ले ले। तो यहाँ पर क्या करेगा? श्रेष्ठ वस्तु को ज्यादा देगा प्रायोरिटी। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर कॉफी की का मूल्य ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखना कॉफी का मूल्य अगर चाय ज्यादा हो जाता है तो ध्यान रखना यहाँ पे चाय की डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, डिमांड भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के प्रतिस्थापित हैं। ठीक है, तो ऐसे हो रहा है, तो हम ये क्या कह सकते हैं इस चीज का? मान लीजिए गेहूं का मूल्य बढ़ गया है, गेहूं का मूल्य बढ़ गया है, तो चावल चावल की डिमांड क्या होगी? ध्यान रखना ज्यादा होगी। अगर चावल का मूल्य बढ़ जाता है तो चावल को छोड़कर लोग किसको खाना शुरू कर देंगे? गेहूं को खाना शुरू कर देंगे, तो डिमांड किसकी बढ़ी? गेहूं की। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसमें कम हो रहा है तो मांग भी कम हो रही है। कीमत, ध्यान रखना किसी दूसरी वस्तु की कीमत में कमी आ रही है तो दूसरी वस्तु की मांग में क्या आ रही है? कमी आ रही है। अगर किसी दूसरी वस्तु की मांग में कमी आ रही है तो ध्यान रखना तो ज्यादा आ रही है, तो उसकी डिमांड में भी क्या आ रही है? ज्यादा कमी आ रही है। ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे क्या होता है? सीधा संबंध होता है, सीधा व धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सीधा संबंध होता है इसमें, मूल्य और मांगी गई मात्रा में, मूल्य और मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है। ठीक है, अब दूसरी देखिएगा हमारे पास, दूसरी देखिएगा पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? पूरक वस्तुएं, ये वस्तुएं एक दूसरे की सहयोगी होती हैं भाई, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की सहयोगी हों, एक दूसरे की सहयोगी, यानी कि एक वस्तु है तो उसके बिना दूसरी वस्तु के बिना उसका काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पेन, शाही, ठीक है ना, पेन शाही, टायर ट्यूब के बिना चल जाएगा क्या? टायर ट्यूब, पेट, कार जो है, आपने कार वस्तु खरीद ली है, कार वस्तु है यहाँ पे खरीद ली है, चलाओगे कैसे? तो उसके लिए दूसरी वस्तु भी खरीदनी आपको पड़ेगी, तो उसको चलाने के लिए सहयोग कौन करेगा? पेट्रोल करेगा। तो इसलिए कार पेट्रोल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया इस चीज का? ध्यान रखना एक दूसरे के अभाव में दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना मांग में क्या होगी? वस्तुओं की कीमतों में ऐसी वस्तुएं जो होंगी, ऐसी वस्तुएं जो होंगी उनकी जो कीमत है, उनकी कीमत अगर बढ़ रही है, उनकी कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ध्यान रखना उनकी मांग क्या होगा? ध्यान रखना कम होगी, मांग में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप कार की मांग क्या कर दीजिएगा? बढ़ा दीजिएगा, कार की कीमत बढ़ा दीजिएगा। तो कीमत बढ़ा दोगे तो यहाँ तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर उसकी डिमांड क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। अगर कार ही नहीं खरीदी जाएगी तो फिर पेट्रोल भी क्या होगा, ध्यान रखना, कम होगा। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, कीमत में वृद्धि कर दो, तो फिर कार खरीदना बंद कर देंगे लोग। बोल भाई पेट्रोल ही महंगा हो गया तो हम कैसे चलाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं गुड्स कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे की सहयोग होती हैं, एक दूसरे के अभाव में दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यूज में नहीं लाया जा सकता है। स्याही के बिना आप पेन चला लोगे क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना इनमें जो होता है संबंध कैसा होता है, मांग वक्र क्या होगा इसमें, ध्यान रखना मांग वक्र ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और संबंध कैसा रहेगा, विपरीत संबंध रहेगा, विपरीत संबंध। कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कीमत घटेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा और दो प्रकार हैं जो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, हमारी तरफ से पढ़िएगा इस चीज को। संयुक्त मांग, क्या पता हो सकता है कि आप और हमारी कीमत सॉरी किस्मत आपकी जो खराब हो, जॉइंट डिमांड जो होती है, जॉइंट डिमांड जो होती है, ठीक है ना। जब उसकी डिमांड, देखो जब किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, ठीक है, उसकी आवश्यकता है और उसकी संतुष्टि करनी है के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ हो, दो या दो से वस्तुओं की एक साथ हो, ठीक है ना। जैसे मेरे को पेन खरीदना है भाई, पेन खरीदना है, मेरे को संतुष्टि कब मिलेगी, मेरे को आवश्यकता पेन की है और पेन की आवश्यकता होने पर ही मेरे को क्या होगी, वो उसको खरीदने पर मेरे को क्या होगी, संतुष्टि होगी। तो पेन के साथ साथ मैं क्या खरीदूंगा, स्याही भी खरीदनी पड़ेगी। तो यानी कि मुझे वस्तुओं के एक साथ दो वस्तुएं खरीदनी है, लेकिन मेरे को क्या संतुष्टि है, तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त मांग। एक वस्तु के मांगने पर दूसरी वस्तु की क्या होती है, मांग होती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे कार खरीद लिए तो अब पेट्रोल भी होगी, की मांग भी होगी, ठीक है ना। तो इसको संयुक्त मांग कहते हैं। दूसरी पांचवा जो हमारे पास है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मांग, ठीक है ना। ड्राइव्ड ड्राइव्ड डिराइव्ड जो डिमांड जो होती है, यानी कि एक वस्तु के मांगने पर दूसरी वस्तु की अपने आप मांग बढ़ जाती है ना। एक वस्तु की मांग जो है, एक वस्तु की मांग हुई तो साथ साथ वो उस दूसरी वस्तु की मांग को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, को जन्म दे दिया है भाई, यहाँ तू भी आ मेरे साथ, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मांग कहते हैं, डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा सा और देख लीजिएगा मांग वक्र क्या है। मांग वक्र यानी कि जो डिमांड वक्र होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है ना। अब एक बात दीजिएगा, कोई भी वस्तु है, यहां पर देखिएगा कोई भी वस्तु होता है तो वस्तु की मांग वह कीमत में क्या होता है भाई, ध्यान रखना, कीमत में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है नहीं होता है, अभी हमने पढ़ा था। यानी कि कीमत बढ़ गई है तो डिमांड कम हो जाएगी, कीमत घट गई है तो डिमांड कम हो जाएगी। तो वस्तु की मांग व कीमत में जो ऋणात्मक जो संबंध होता है ना, उस संबंध को ध्यान रखना, जिस वक्र से, जिस कर्व से दर्शाया जाता है, ऋणात्मक जो संबंध जो होता है ना, संबंध को जिस वक्र से, कर्व से दर्शाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? मांग वक्र कहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा, इधर यहाँ पे देखिएगा मांग वक्र क्या होता है, ये मांग वक्र होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा भाई, ये ऊपर की जो वाई है, तो इसका वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना, कीमत है, कीमत है। और ये एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, ये वस्तु है, वस्तु की मांग है, वस्तु की क्या है, मांग है। कीमत अगर आप यहाँ पे रखोगे, ध्यान रखना 2 रुपये रखोगे तो कीमत क्या है इसकी, ज़्यादा है। यानी कि 2 रुपये में उन्होंने क्या खरीदे, 20 वस्तु खरीद ली। कीमत बढ़ा दो, 3 रुपये कर दो, 3 रुपये करते ही उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 18 ही वस्तु खरीदेगा वो। और कीमत बढ़ा दोगे तो फिर क्या करेगा, मांग और कम कर देगा। यानी कि अब उसकी मांग कितनी आ रही है, 15 ही वस्तुएं मांगी जा रही हैं। 10 रुपये कर दो, कीमत और भी कम हो जाएगी। और बढ़ा दो तो और क्या कर दोगे, 10 के ऊपर आ जाएगी। तो जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, क्या हो रही है, जैसे जैसे भाई मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कीमत भी जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, वैसे वैसे मांग भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब हमें इसको दर्शाना कैसे का दर्शाना है, अब जो ये बिंदु था, एक ये बिंदु था, ये बिंदु यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, अब यहाँ पे आया, अब ये यहाँ पे आया। तो जो आपको जो ये दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये जो दर्शाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये बिंदु इधर से इधर आ रहा है, ऋणात्मक है, सेंटर बिंदु की तरफ आ रहा है। ये क्या है, सेंटर बिंदु है। तो सेंटर बिंदु से कीमत और मांग दोनों साथ चल रही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये जो आपको जो दिखाया जा रहा है, यही क्या है, मांग वक्र है। ये क्या है, मांग वक्र है। लेकिन कैसा है, ध्यान रखना, वस्तुएं की मांग कम हो रही है और कीमत बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि इधर जा रहा है, सेंटर बिंदु की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि मांग वक्र का ढाल कैसा होता है। मांग वक्र का ढाल, मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो ध्यान रखना, दाएं बाएं, ऊपर बाएं से, ठीक है ना। मांग जो वक्र है वो क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब देखिएगा इधर, ये पहले ऊपर था, दाएं दाएं तरफ था, अब ये यहाँ पे आ गया है, तो ध्यान रखना नीचे आ रहा है, तो ध्यान रखना किधर आ रहा है, किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है ना, बाईं तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर भी आ गया है, तो इसकी अपेक्षा इधर क्या हो गया, बाईं तरफ आ गया है। और यहाँ पर देखा तो इसकी अपेक्षा ये बाईं आ गया है, और भी ऊपर देखा तो इसकी अपेक्षा एक इधर आ गया है, बाईं तरफ आ गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये ऊपर से दाएं से लेकर नीचे बाएं की तरफ आ रहा है, नीचे बाएं की तरफ आ रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर हो गया। तो इसमें ध्यान रखना ढाल कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऐसे होता है, ऐसे। क्लियर हो गया। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है ना। मांग का नियम क्या कहता है, अब नियम को देख लीजिएगा यहाँ पे। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अन्य बातों के शिथिल रहने पर अन्य बातों के स्थिर रहने पर
है ना, स्थिर रहने पर या समान रहने पर, ठीक है ना, वस्तु की जो कीमत जो होती है उसके आधार पर देखा जाता है नियम। रहने पर जो वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की कीमत, ठीक है, वस्तु की कीमत और मांग, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, और जो संबंध होगा वही क्या है, मांग का नियम है। ठीक है, बाकी के जैसे आय बढ़ रही है उस चीज से कोई मतलब नहीं है, मौसम परिवर्तन हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मांग के ऊपर, उपभोक्ता की रुचि है या नहीं है उस चीज से मतलब नहीं है। अगर मेरी रुचि है ही नहीं किसी चीज को, वस्तु को खरीदने में, लेकिन उसकी कीमत कम हो गई ऑटोमेटिकली, तो मैं क्या करूंगा, उस वस्तु को खरीदना चाहूंगा कि चलो कीमत कम है यार, क्या जाता है, कभी तो काम आएगी। तो जो अन्य बातें हैं उनको स्थिर रख दीजिएगा, समान रहने दीजिएगा, लेकिन कीमत को केंद्रित कीजिएगा। अगर कीमत को केंद्रित करके अगर हम देखेंगे तो जो कीमत है, कीमत अगर बढ़ रही है तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कीमत घट रही है तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। अगर कीमत के आधार पर वस्तुओं की मांग में वृद्धि कमी हो रही है तो वही क्या है, मांग का नियम है। तो ये कैसा संबंध दर्शा रहा है, तो ध्यान रखना विपरीत संबंध दर्शा रहा है, विपरीत संबंध। कैसा संबंध है ये, विपरीत संबंध है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना ये जो संबंध है, ये संबंध कैसा है, गुणात्मक, गुणात्मक संबंध दर्शाता है। ठीक है, परिणात्मक नहीं, परिणामात्मक संबंध नहीं दर्शाता। अब मान लीजिए यहां पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो मांग में कमी आएगी, ये तो हमें पता है, इसकी गुणवत्ता में कम आ जाएगी, पर लेकिन ये नहीं पता ना कितनी आएगी, 100 वस्तुएं नहीं खरीदी जाएंगी कि 200 नहीं खरीदी जाएंगी, कितनी नहीं खरीदी जाएंगी ये नहीं पता है। हाँ, लेकिन इतना पता है कि नहीं खरीदी जाएंगी, कीमत बढ़ गई है, कीमत घट घट गई है, तो इसका मतलब है कि वस्तु खरीदी जाएंगी, लेकिन पता नहीं कितनी मात्रा में खरीदी जाए। लेकिन हमें यह पता है कि भाई खरीदी जरूर जाएंगी क्योंकि कीमत घट गई है। तो यही जो संबंध है ये क्या कहलाता है, गुणात्मक और परिणात्मक। ठीक है, तो परिणात्मक, इसमें ध्यान रखना परिणात्मक का पता नहीं चलता है, गुणात्मक का पता चल जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना मांग के नियम के अपवाद भी है। तो मांग का नियम किसे कहते हैं, अन्य बातों के समान रहने पर या स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत के अनुसार डिमांड में वृद्धि कमी होती है, वही मांग का नियम है। ठीक है, तो मांग के अपवाद कौन से हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मांग का नियम किन वस्तुओं के ऊपर लागू नहीं होता, किन के ऊपर लागू नहीं होता है। मांग नियम के अपवाद, जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है ना। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं गिफिन वस्तुओं पर, गिफिन गिफिन वस्तुओं के ऊपर, ठीक है ना। जैसे कि गिफिन वस्तुएं कौन सी है, मैंने अभी बताया था ना, जैसे चाय और कॉफी है, चाय और कॉफी है, ठीक है ना, चाय और क्या है, कॉफी है। तो यहां पर चाय को क्या माना गया है, कम माना गया है। अगर किसी वस्तु की ध्यान रखना कि इसकी कीमत में कमी हो गई है, कमी हो गई है, तो ध्यान रखना जो चाय पीने वाला है वो क्या करेगा, इसको ज्यादा पिएगा। अब यहाँ पे चाय क्या हो गई है, घटिया वस्तु हो गई है। ठीक है, क्योंकि किसके आधार पर वो कर रहा है चूज, कॉफी की कीमत को देखकर। तो इसलिए यह कौन सी वस्तु होगी, गिफिन वस्तु है। तो ऐसे गिफिन वस्तुओं को के ऊपर ये नियम काम नहीं करता है। ठीक है,
दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा क्या है भाई, कि भविष्य में वस्तु का, अगर भविष्य में कोई भी वस्तु है, ठीक है, भविष्य में कोई भी वस्तु है, वस्तु के मूल्य में या तो कमी होगी या वृद्धि होने की आशंका होने की आशंका हो। ठीक है, मान लीजिए कोई महंगी चीज है, ठीक है ना, कोई महंगी चीज है तो उसको ध्यान रखना, अब कम खरीद रहे हैं, लेकिन अब भविष्य में हो सकता है कि उसकी कमी आ जाए, तो इसलिए उसको भी क्या करेंगे, ध्यान रखना, खरीदेंगे। दुर्लभ जो वस्तुएं होती हैं, दुर्लभ वस्तुएं, वह मूल्यवान जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं के ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है। चौथा क्या है, जो जीवन की अनिवार्य वस्तुएं हैं, जीवन की अनिवार्य जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसकी कीमत बढ़ रही है घट रही है, उसको खरीदना तो खरीदना ही है, उसके ऊपर मांग का नियम फैल हो जाता है। तो ये इसके क्या है, अपवाद है, ध्यान रखना, ये क्या है, इसके अपवाद है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब यहाँ पे गिफिन का जो नियम है वो क्या कहता है, यहाँ पे देखिएगा, गिफिन गिफिन का विरोधाभास, गिफिन ने मांग के नियम का विरोध किया था। गिफिन ने क्या किया था, मांग के विरोध का नियम का विरोध किया था, कि ऐसा नहीं होता है भाई। तो कैसे होता है, उसने कहा था कि जो निम्न आय वाले जो होते हैं, निम्न आय वाले, ठीक है, निम्न आय वाले जो उपभोक्ता होते हैं, वो उपभोक्ता जिस वस्तु को खरीदते हैं, जिस वस्तु को खरीदते हैं वही क्या है, घटिया वस्तु है, वह क्या है, घटिया वस्तु है। ठीक है, और उन्हीं वस्तुओं को फिर क्या बोल दिया, गिफिन वस्तुएं बोल दिया गया है, और प्रमाणित भी किया है, प्रमाणित भी किया है। कैसे किया है भाई, मांग का नियम लागू हर वस्तु के ऊपर लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जो घटिया वस्तु है, जो घटिया वस्तु है, घटिया वस्तु की कीमत कम हो गई है, कीमत कम हो गई है ना, तो साथ में क्या होगा, ध्यान रखना, तो साथ में उसकी मांग भी कम हो गई है। और यही गिफिन का नियम है, अगर जिस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग भी कम हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, यही गिफिन का नियम है। तो ये ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है भाई, मैं ये कहूं कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे वजह दो है, दो कारण है, दो कारण होते हैं। कौन सा होता है, एक होता है प्रतिस्थापन प्रभाव, और दूसरा कौन सा होता है, आय प्रभाव, आय प्रभाव। ठीक है, कौन सा होता है, आय प्रभाव होता है। ठीक है ना, जैसे कि जो प्रतिस्थापन वाला जो होता है, ध्यान रखना, वो धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। प्रतिस्थापन जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है भाई, धनात्मक होता है। और ये जो आय प्रभाव जो होता है ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है।
ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना कैसे, एक बात देखिएगा, अगर मान लीजिए चाय जो घटिया वस्तु है, चाय की कीमत कम हो गई है, चाय की कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है, और जो उसकी आय है, आय बढ़ गई है, ध्यान रखना, आय क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो अब वो क्या करेगा, बढ़िया वस्तु कौन सी है इनमें से, कॉफी और चाय में श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, कॉफी है। तो वो क्या करेगा, आय बढ़ गई है, इसकी कीमत भी कम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आय बढ़ गई है तो वो क्या करेगा, कॉफी को खरीदेगा, इसकी मांग क्या कर देगा, कम कर देगा, ध्यान रखना। तो आय बढ़ी, घटिया वस्तु की कीमत भी घट गई, लेकिन साथ में डिमांड भी घट गई है। यही क्या है, गिफिन का नियम है, यही क्या है, गिफन का नियम है। तो ध्यान रखिएगा इसी का, ठीक है ना। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, मांग में विस्तार होता है या संकुचन होता है, विस्तार या संकुचन क्या होता है। ये कह रहे हैं ना कि मांग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, मांग घट रही है तो क्या हो रहा है वस्तु का, वस्तु की मांग में। तो ध्यान रखना, वस्तु की मांग में ध्यान रखना, एक होता है विस्तार, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, विस्तार को एक्सटेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन, ठीक है। और संकुचन को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। अब यहां पे देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत है, कीमत बढ़ गई है, तो उसकी जो मांग है, वस्तु की जो मांग है वो कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, मांग का में विस्तार हो रहा है या कमी हो रही है, तो संकु कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो संकुचन होता है। अगर कीमत घट रही है और मांग बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मांग में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये थी मांग। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं मांग की लोच क्या है। मांग की लोच, मांग की लोच क्या है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या होता है, तो देखिएगा किसी किसी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन जो आता है ना, मांग में की जो प्रवृत्ति होती है, मांग में जो परिवर्तन की जो प्रवृत्ति होती है, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन की परिवर्तन की प्रवृत्ति, है ना। मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति क्या है, कभी बढ़ रही है, परिवर्तन हो रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। डिमांड जो हो रही है, डिमांड में कमी जो हो रही है, और जो परिवर्तन जो हो रहा है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, अधिक है या कम है, ठीक है ना। तो इस चीज को मापा जाता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति के फलस्वरूप, ठीक है ना, के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई
मात्रा में परिवर्तन की प्रवृत्ति का अनुपात क्या कहलाता है? मांग की लोच कहलाता है। क्या कहलाता है? मांग की लोच कहलाता है। समझ में आ रहा है इस चीज का? तो ध्यान दीजिएगा इधर, मांग की लोच क्या होती है? कोई भी जो वस्तु होती है, ध्यान रखना, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति पाई जाती है ना, और उस फिर जो परिवर्तन की प्रवृत्ति हो रही है, और फिर उस वस्तु की मांगी गई जो मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि भाई मान लीजिएगा कोई भी जो वस्तु है, उसकी ध्यान रखना, उसकी मांग में परिवर्तन आ रहा है। मांग में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, परिवर्तन आ रहा है। यानी कि मान लीजिए कि वो वृद्धि हो रही है, परिवर्तन में क्या है, उसकी ज्यादा हो रही है, ठीक है। और दूसरा देखा जा रहा है कि फिर वो क्या जा रहा है कि मांग की मात्रा कितनी है, मात्रा में जो परिवर्तन आ रहा है, मात्रा में परिवर्तन जो आ रहा है, उनका जो अनुपात क्या है, वही क्या है, मांग की लोच है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जरूरी नहीं होता है कि जो मांग की जो लोच होगी, ध्यान रखना, जो परिवर्तन होगा वो कीमत के कारण ही होगा। हो सकता है अन्य भी कारण हो सकते हैं, आय के कारण भी हो सकता है ना, आड़ी तिरछी लोच भी हो सकती है। तो ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर हो गया इतनी बात? तो लोच 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। लोच कितने प्रकार की होती है? लोच 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। लोच 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कीमत लोच, कीमत लोच। दूसरी होती है आय लोच। क्या होती है? आय लोच, ठीक है ना। और तीसरी कौन सी होती है? आड़ी व तिरछी लोच, ठीक है। अगर ध्यान रखना, किसी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन जो आ रहा है, और वो परिवर्तन आ रहा है किसके कारण? कीमत के कारण। कीमत के कारण परिवर्तन जो आ रहा है वो कौन सी कहलाएगी? कीमत लोच कहलाएगी, ठीक है ना। कीमत के कारण ध्यान रखना, किसी वस्तु की जो कीमत है वो कम हो गई है, कम हो गई है, तो ध्यान रखना उसकी मांग क्या होगी? ज्यादा होगी। और ज्यादा होगी तो ध्यान रखना उसकी मात्रा क्या होगी? अगर मात्रा ज्यादा होगी तो ध्यान रखना वो क्या होगी? मात्रा ज्यादा होगी तो वो लोच भी क्या होगी? लोच भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया इतना? यानी कि जो प्रोफेसर जो बिल्डर है, प्रोफेसर बोल्डिंग है ना। कौन है? बोल्डिंग, बिल्डिंग नहीं, बोल्डिंग, प्रोफेसर बोल्डिंग। अगर उन्होंने कहा कि अगर कीमत में 1% की कीमत में जो परिवर्तन जो आ रहा है, कीमत में क्या आ रहा है? परिवर्तन, ठीक है। और 1% आ रहा है, कितना परसेंट? 1% के कारण उस वस्तु की मांग में कितना परसेंट आ रहा है? वस्तु की मांग में फिर जो परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन क्या होगा? कीमत लोच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कीमत लोच कहलाएगा। यानी कि 1% कीमत बढ़ने से मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन आता है, वो कीमत लोच होएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आय लोच क्या होती है? इनकम लोच क्या होती है? ठीक है ना। इनकम लोच यानी कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है
तो वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है ना, और फिर वो कितनी वस्तु की मात्रा खरीदता है उसमें। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, ध्यान रखना उपभोक्ता की जो आय होती है, उपभोक्ता की जो आय जो होती है, ध्यान रखना उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में आनुपातिक जो परिवर्तन होता है, आनुपातिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आय की मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, आय की मांग कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, यानी कि आय में 1% की बढ़ोतरी हो रही है तो वस्तु की मांग में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी, कम ही खरीदेगा वो। ज्यादा आय बढ़ रही है तो ज्यादा खरीदेगा, आय घट रही है तो वो कम खरीद पाएगा। तो जो ये चेंजमेंट जो आ रहा है, जो परिवर्तन जो आ रहा है ना, कीमतों के कारण, आय के कारण है, तो कीमतों के कारण आ रहा है तो कीमत लोच, आय के कारण आ रहा है तो आय लोच कहलाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। आप देखिएगा यहाँ पे, अब मांग की आड़ी और तिरछी कौन सी होती है, लास्ट क्लियर हो गया। आड़ी तिरछी, अब जो आड़ी तिरछी जो लोच है वो ध्यान रखना वो किसने प्रस्तुत किया था। अगर बात करें ये सर्वप्रथम विचार किसका आया था, तो विचार की अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वप्रथम विचार तो मुर्रे ने दिया था। किसने, मुर्रे ने दिया था। लेकिन बाद में ध्यान रखना इसको रॉबर्ट जो गिफिन है, गिफिन है, रॉबर्ट गिफिन है, इसने इसको नाम दे दिया कीमत सिद्धांत। क्या नाम दे दिया, अपना जो कीमत जो सिद्धांत है उसमें शामिल कर लिया। तो बाद में रॉबर्ट गिफिन ने, रॉबर्ट गिफिन ने अपने कीमत सिद्धांत में शामिल कर लिया, में शामिल कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसका देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि वस्तुओं की जो मांग जो होती है ना परस्पर संबंधित होती है। इसमें अगर हम इसका अर्थ समझेंगे तो क्या होता है, अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना वस्तुओं की मांग परस्पर संबंधित होती है, वस्तुओं की मांग परस्पर संबंधित होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है, ध्यान रखना है ना। मांग एक दूसरे से क्या होती है, संबंध होती है। एक वस्तु की मांग हो रही है तो दूसरी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक वस्तु की मांग कम हो रही है तो दूसरी वस्तु के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं, मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहां पर देखें तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन जो हो रहा है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, तो दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कि मांग में परिवर्तन होगा। यही क्या है आपका आड़ी या तिरछी। एक वस्तु की कीमत कम हो रही है तो दूसरी वस्तु की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। जो भी परिवर्तन होगा, या कीमत बढ़ रही है घट रही है तो उसमें क्या परिवर्तन आ गया, दूसरी की डिमांड में। तो यही क्या होता है, आड़ी या तिरछी मांग की लोच होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का।
अब लास्ट में अंत में अगर हम देखें तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, मांग की लोच को, मतलब जो डिमांड होती है और डिमांड में जो परिवर्तन जो आ रहा है, डिमांड में जो परिवर्तन जो आ रहा है ना, अधिक परिवर्तन आ रहा है या कम परिवर्तन आ रहा है, वो किस कारण से होता है, उनके घटक कौन कौन से हैं को प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो कारक है वो ध्यान रखना वस्तु की प्रकृति के ऊपर होता है, वस्तु की प्रकृति के ऊपर होता है। दूसरा प्रभाव क्या होता है, वस्तु के विभिन्न उपयोग, वस्तु के विभिन्न उपयोग। तीसरा कौन सा होता है, स्थापन वस्तुएं, क्योंकि ये जो स्थापन जो वस्तुएं ना एक दूसरे वस्तुओं का जो है माहौल बिगाड़ देती हैं, क्योंकि वो उसके जगह पर आकर दूसरी वस्तुएं आकर उसकी क्या कर देती हैं, स्थान ले लेती हैं। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, ठीक है। वस्तु पर व्यय किए जाने की मात्रा, किए जाने की मात्रा कितनी है। समाज में जो धन का प्रवाह है, समाज में धन का वितरण भी तो होना चाहिए ना। समाज में धन का वितरण, समाज में धन का जो वितरण है, समय भी देखा जाएगा भाई, हो सकता है कि समय खराब चल रहा हो उस वस्तु का, और कीमत भी देखी जाएगी, और अंत में क्या देखी जाएगी, उपभोक्ता की रुचि भी देखी जाती है, उपभोक्ता की रुचि भी देखी जाती है। कई बार क्या होता है कि पैसे तो होते हैं लेकिन रुचि नहीं होती है। तो ये क्या है भाई, ध्यान रखना, मांग की लोच, क्या है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आप इनको याद रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ कर आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ये क्लास यहीं पे